यूजीसी नेट को 2024 में क्वालिफाई करने का अगर आपका भी है सपना तो ये वीडियो है आपके लिए। अंत तक बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू यूजीसी नेट अडर 24/7। माय नेम इज प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी एंड आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2। तो देखिए, हमारा जो अगला नेट का अटेम्प्ट आने वाला है उसमें कुछ प्रोबेबल चेंजेस हैं जो हमें एग्जाम पैटर्न में या फिर सब्जेक्ट में सिलेबस में देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही एनटीए हमें नए सिलेबस से वाकिफ कर देगा, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगी। बट करंटली मुझे लगता है जो 2023 में जो एग्जाम पैटर्न में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं या फिर कुछ कॉन्करेंट ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, उनको डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं ये ट्रेंड्स क्या है और ये हमें आने वाले अटेम्प्ट में कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल और कंसेप्चुअल हो गए हैं। मतलब आपको आजकल ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बीट मूवमेंट। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बीट मूवमेंट के बारे में सब कुछ। फिर आपको स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट्स 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, 3 करेक्ट हैं। आपको वो 2 इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। तो आई थिंक वो अपने आप में काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करता है। मतलब अगर आपने सिर्फ रट्टा मारा है चीज़ों का तो उससे काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिमांड करते हैं। स्टूडेंट्स पहले जितना क्रोनोलॉजी से डर रहे थे, मुझे लग रहा है दिसंबर में उतना नहीं डरे, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स ने आई थिंक टीचर्स की सुनी है उन सभी ने अपने दिमाग में क्रोनोलॉजी को, एक टाइमलाइन को सेट करने की कोशिश की है और उसी की बदौलत दे वर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन क्रोनोलॉजी with much more ease. So I think that ease was brought in by virtue of the fact that students were now focusing more on clearing their concepts rather than on cramming things. So ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई किसी राइटर के वर्क्स की क्रोनोलॉजी दे दे और आपको लगे आप उसका रट्टा मार लो, ऐसे नहीं हो सकता। अब ज़रूरत है कि आप चीज़ों को सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकली स्टडी करो, चाहे सिलेबस एजेस वाइज हो, चाहे सिलेबस यूनिट वाइज हो, डज नॉट मैटर। आपको सब कुछ फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एक ऑर्डर में एक्शन रिएक्शन कॉज और इफेक्ट के मेथड से समझना है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कर सकेंगे। दूसरा ट्रेंड जो देखा गया है वो मुझे लगता है कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल थियोरी पे बहुत फोकस बढ़ रहा है, चाहे वो हमारा लिटरेचर हो चाहे वो हमारी थियोरी हो। जैसे कि इस बार भी आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स में से बहुत सारे सवाल थे। पेपर 1 के इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पेपर 2 में इंग्लिश में यूज़ कर लिया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे एडवर्ड सईद की थियोरी पे काफ़ी क्वेश्चंस थे। कुछ आई थिंक सेट है जिसके अंदर इंडियन लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। होमी के भाभा पे जैसे बहुत सवाल थे, कैनोनिकल इंडियन राइटर्स पे काफ़ी सारे सवाल थे, है ना। साथ ही साथ हमारे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के ऊपर भी सवाल थे। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे जो है फोकस बन रहा है। क्या अभी भी ये डोमिनेंट है? नहीं, डोमिनेंट नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चंस या किसी सेट में 10-12 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर है जो हमें ये सिखाता है कि अगर हम अभी तक इंडियन लिटरेचर पे फोकस नहीं कर रहे थे तो हमें करने की अब ज़रूरत है। और क्योंकि एम्बिगुअस राइटर्स एम्बिगुअस रहेंगे, उनकी तैयारी नहीं हो सकती, कम से कम हम कन्वेंशनल कैनोनिकल राइटर्स को अच्छे से कर लें। मतलब राइटर्स आजकल जैसे आप देखेंगे, आपको विक्रम सेठ को अच्छे से करना ही करना है, इनको छोड़ देना सबसे बड़ी जो है भूल हो जाएगी। ठीक है, हमें गायत्री स्पिवक चक्रवर्ती की थियोरी के बारे में जो है नॉलेज पता ही होनी चाहिए, हमें अनीता देसाई के वर्क्स पता ही होने चाहिए, है ना, हमें कमला दास के वर्क्स पता ही होने चाहिए। तो इस तरीके से जो कैनोनिकल राइटर्स हैं जो हमें पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको तो बहुत अच्छे से कर ही लीजिए। और एम्बिगुअस राइटर्स का कोई तैयारी नहीं है तो उसको आप जो है हाल पे छोड़ सकते हो। इसी के साथ साथ पेपर 1 में जो आपका इंडियन पोइटिक्स का टॉपिक है उसकी एप्लीकेशन अपनी करंट पोइट्री में करना, आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है जिसकी तैयारी शुरू करने की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो मेरी देखने को मिली है वो इस बार लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चंस कम थे, थ्योरी पे ज़्यादा थे। तो लिटरेरी थियोरी जो है ये 2 और सिर्फ 2 तरीके से क्वालिफाई हो सकती है। एक तो आपने इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझा है, दूसरा हर कंसेप्ट के साथ आपने किसी ना किसी कीवर्ड को पकड़ा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली कीवर्ड से जुड़े हुए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस्ड थे वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत थी।
वंस यू हैव कवर्ड दिस मच, देन आप हर थियोरी में क्रोनोलॉजी के खुद के भी हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, आपको किसी पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो, पीएचडी स्कॉलर्स हो, एमफिल थीसिस राइटर्स हो, आई एम श्योर इतना काम आप खुद के लिए कर सकते हैं। कल्चरल स्टडीज़ में, लिटरेरी थियोरी में आप बड़ी ही आराम से अपने लिए जो है क्रोनोलॉजी बनाइए, लिटरेरी थियोरी के वर्क्स की बनाइए, कल्चरल स्टडीज़ की बनाइए, वहाँ से पढ़िए। पर पहला फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कीवर्ड्स पे होना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पकड़ है ना तो मुझे नहीं लगता कि 2 सेकंड से ज़्यादा भी लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आसानी से जो है आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जो है देखा जा रहा है एक और ट्रेंड, अगेन कल्चरल स्टडीज इज ऑन द राइज एंड राइज। कल्चरल स्टडीज़ मुझे लगता है जब से नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद से मैंने एक भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं देखा जिसके अंदर कल्चरल स्टडीज़ का ट्रेंड फॉल कर रहा हो। हर बार कल्चरल स्टडीज़ से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली कुछ बहुत गिने चुने राइटर्स ही हैं इसमें से जो हमें कवर करने होते हैं। आप स्टुअर्ट हॉल को देखते हैं, आप रिचर्ड होगार्ट को देखते हैं, आप रेमंड विलियम्स को देखते हैं, है ना, आप फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जर्मनी देख रहे हैं, आप रोलैंड बार्थेस देख रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ बहुत ही कैनोनिकल राइटर्स हैं। अगर आप इनके सभी वर्क्स को समझ लो, इनके कंसेप्चुअल थ्योरी को समझ लो, आप इनके कीवर्ड्स को समझ लो, इनके वर्क्स को क्रोनोलॉजी में पुट कर लो, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो, मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ आएगा। तो ये पोर्शन जो है इस पे फोकस करने की हमें बहुत ज़रूरत है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो इस बार देखने को मिली है वो है कुछ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स पे, जैसे कि बहुत टाइम मुझे याद है कई सालों से सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस और स्पेशली लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, बहुत टाइम से इन पे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। इंटरेस्टिंगली पिछली बार क्वेश्चन बन गया था, एक क्वेश्चन आया था एजोनिम्स पे। मैंने भी इस बार अपने पेड बैच में स्टूडेंट्स को पढ़ाए लिटरेरी डिवाइसेस, तो इस बार पूरा मैच द कॉलम का क्वेश्चन जो है वहाँ से हमें देखने को मिला। साथ ही साथ एक टर्म थी पोर्टमैंटो वर्ड। तो पोर्टमैंटो वर्ड आप थियोरी में भी करते ही हैं, इसके अलावा एम.एच. एब्राहम्स की सीरीज में यूट्यूब पे हमने इसको कवर किया था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया था। तो सिंपल आपके जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसको कवर करने के लिए एम.एच. एब्राहम्स ही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी टर्म है या कोई भी कॉन्सेप्ट है जो एम.एच. एब्राहम्स की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स जो है क्वालिफाई नहीं कर रही है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो यूट्यूब सीरीज नहीं देखी है, मैंने उसको लेटर एम या एन तक करा दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एन। अब मैं जनवरी से रीस्टार्ट कर लूँगी अपनी क्लासेस, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ उसमें। बट ए से एम तक की जो क्लासेस हैं सभी लेटर्स की मैंने बड़ी डिटेल में कवर की हैं। अभी भी टाइम है आपके पास, आप अभी से वहाँ से बेस बना लो अपना, फिर आप जनवरी में मेरे साथ जो है क्लासेस को रिज्यूम कर सकते हो। मुझे लगता है जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उन सीरीज से आपको मिलेगी वो और कहीं से नहीं मिल सकती है। और आजकल नेट डायरेक्टली उन चीज़ों पर क्वेश्चन पूछने भी लगा है, तो उस चीज़ पे भी जो है फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ और माइनर ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक मुझे ना लग रहा है कि पहले एक टेंशन ये रहती थी कि चीज़ों को विड्थ में और डेप्थ में कवर करना है। अब मुझे लग रहा है स्पेशली अगर मैं इस साल के तीनों अटेम्प्ट्स को ही देख लूँ, मैं फेब मार्च के अटेम्प्ट को देखूँ, जून के अटेम्प्ट को देखूँ, दिसंबर के अटेम्प्ट को देखूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमें जहाँ थियोरी क्रिटिसिज्म जैसी चीज़ों की बात है उसको जितना डेप्थ में समझने की ज़रूरत है, लिटरेचर को अब हमें उतना ही विड्थ में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए रादर देन उनकी डेप्थ में जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में अगर आप चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में ना पढ़ के सिर्फ विड्थ में पढ़ें कि ठीक है ये राइटर है, इस राइटर के ये 10 फेमस वर्क्स हैं, ये 2 फेमस वर्क्स हैं, इस 2 फेमस वर्क्स में ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये थीम्स हैं, इतना भी अगर आपने कर दिया और सब वर्क्स को क्रोनोलॉजी में 2-3-4 बार पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। अब देखो अगेन ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करना फ्यूचर के लिए इम्पॉसिबल रहता है कि अगले अटेम्प्ट में क्या आ जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं करंट आपको स्टेटस की बात बता रही हूँ। मोर ओवर यूजीसी अगर कोई ट्रेंड चेंज करता है ना क्वेश्चंस का, वो एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स उसको फॉलो करता है। जैसे कि अभी क्रोनोलॉजी और मैच द कॉलम का ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड आप मान के चलो अगले 2-3 साल चलेगा ही चलेगा। गिवन द फैक्ट कि हमारा सिलेबस में और पैटर्न में कोई अलग ही चेंजेस हो जाए तब तो कुछ अलग बात है, पर मुझे लगता है दिस ट्रेंड इज हियर टू स्टे फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। सो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की बजाय लिटरेचर को विड्थ में पढ़ो, थियोरी क्रिटिसिज्म को, कंसेप्ट्स को डेप्थ में पढ़ो। लिंग्विस्टिक्स है, जैसे लिंग्विस्टिक्स अगर आपने बेसिक सब समझा हुआ था, आपने मेरी यूट्यूब की फ्री क्लासेस भी अगर अटेंड की थी, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो वहाँ से बाहर था, सब आप वहाँ से अटेम्प्ट कर पा रहे थे। इंग्लिश इन इंडिया के सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरी यूट्यूब क्लास से वो सब कवर हो रहा था, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन पोर्शंस को ऐसे कवर करो कि
यहाँ से बस हमने पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ लिया, यहाँ से बाहर कुछ बनेगा नहीं। लिटरेचर को वास्ट विड्थ में कवर करो, वास्टनेस उसकी जो है एक्सप्लोर करो, थियोरी को अपनी डेप्थ में कवर करो, क्रोनोलॉजी को डे 1 से अपने दिमाग में बैठाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कंसेप्ट से दूर मत जाओ। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं है तब तक आप क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन को करेक्टली आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये है कुछ ट्रेंड्स जो मुझे लग रहा है चेंज हो रहे हैं, 2023 में देखने को मिले तो 2024-25 तक मुझे लग रहा है दीज ट्रेंड्स आर हियर टू स्टे। अगर आप जून 2024 या दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने स्टेट के किसी सेट एग्जाम के लिए अपीयर करने वाले हैं, इन दैट केस आई एम श्योर ये टिप्स आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जून 2024 अटेम्प्ट के लिए मेरा नया बैच शुरू होने वाला है 18 दिसंबर से। सो अगर आप भी जून 2024 या दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो गुड न्यूज़ ये भी देना चाहती हूँ कि एक बार वन टाइम फी पे करके आप दोनों अटेम्प्ट्स के लिए तैयारी एक साथ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा डबल वैलिडिटी ऑफर अभी तक चल रहा है, मतलब 6 महीने की वैलिडिटी पे 6 महीने की वैलिडिटी मुफ्त मिल रही है। तो आपने जो भी अपनी फ़ी पे करनी है, चाहे आप फाउंडेशन फ़ी पे करें, फाउंडेशन कोर्स सिर्फ पेपर 2 इंग्लिश का 4200 का है या 4500 का है, मैं 4500 समथिंग का है आई गेस, और जो आपका पेपर 1 पेपर 2 का मेगा पैक है विद बुक्स एंड टेस्ट सीरीज वो आपका 7200 का है ना। तो नॉर्मली इस प्राइस में आपको सिर्फ 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही थी, आज रात तक आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, यानी 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। अच्छा, ये प्राइस डिस्काउंटेड है, वैसे इन बैचेस के प्राइसेस ज़्यादा हैं, जैसे इसका प्राइस 32,000 है, बट कोड आप याद रख लेना Y542 कोड के इस्तेमाल से आप डबल वैलिडिटी ऑफर भी अवेल कर पाएंगे और आप बैच में 78% के डिस्काउंट को भी अवेल करके इस प्राइस पे पहुंच जाएंगे। तो अच्छा मौका है 2024 में, चाहे आप किसी भी सेट की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, इन सब चीज़ों की तैयारी एक साथ आप इस एक पैक से कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशली मेगा पैक में जो बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो बुक्स वन ऑफ इट्स काइंड है, मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो यूजीसी नेट के सिलेबस को 10 के 10 यूनिट्स को इतना कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करेगी। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बुक्स मिलेंगी, फ्री होम डिलीवरी देंगे आपको 10 से 12 दिनों में। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, अडर 24/7 की ऐप या वेबसाइट पे जाना है। ऐप तो आपको पता ही है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे नाम से लिंक है, उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लो, या वेबसाइट है adar247.com। ऑल कोर्सेज में जाके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में यूजीसी सिलेक्ट कर लेना, और यूजीसी में आप मेगा पैक देखेंगे, यहाँ पे मेरा जो मेगा पैक है रेड कलर का आपको दिखेगा, ये मेगा पैक आपको मिलेगा डबल वैलिडिटी के साथ और 78% के डिस्काउंट के साथ। उसके लिए कोड ये लगाना पड़ेगा Y542, मैं लगा के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये 32,000 का पैक हमारा 7200 के लिए मिल गया है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से मुझे मेरी क्लास में मिलना अगर डे 1 से बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी शुरू करनी है तो। मैं देखो यूट्यूब पे तो थोड़ा फन भी चलता है मेरे क्लास में, लेकिन बहुत सीरियसली पढ़ाती हूँ। सीरियसली पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो क्लास में आना, ठीक है। बट अच्छा रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। मोर ओवर एक कोर्स से आपके बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। इसी से आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स भी अपीयर कर पाएंगे, या इसी से आप गेट एग्जाम, सेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाएंगे, नेट भी क्वालिफाई कर पाएंगे, जेआरएफ भी कर पाएंगे। तो वो मल्टीपल एवेन्यूज आपके लिए यहाँ पे खुल जाएंगे। वेरी इंटरेस्टेड टू सी ऑल ऑफ यू, वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू बैच। आई विल सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।